हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअलिटी व्हिच आर मेंशन्ड इन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। हमारा जो ये जो टॉपिक है दैट कम्स अंडर द सब्जेक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, तो वहां पे आपने बहुत ब्रीफली मेंशन करना है। मैंने थोड़ा सा थ्योरी ऑफ बिग पुश के बारे में बताया है, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द टाइम आपने जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली इसको ब्रीफ कर देना है। तो मैंने थोड़ा सा समझाने के इरादे से थोड़ा सा इसको ज्यादा बताया है। देखो थ्योरी ऑफ बिग पुश जो है दैट इज गिवन बाय रॉस्टिन यूडान ने दिया है। उन्होंने ये जो थ्योरी है दैट इज गिवन फॉर जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। देखो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं क्योंकि वहां पे जो लेबर होती है वो प्रॉपरली स्किल्ड नहीं होती, कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री नहीं होती और वहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता और सोशल ओवरहेड्स भी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट को जो है बड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है ताकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है उनको इंड्यूसमेंट मिले। तो सोशल ओवरहेड तो क्रिएट करने ही करने हैं, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, पावर, कम्युनिकेशन। उसी तरह जो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज है उनको भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट है उसको मतलब थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत ज्यादा लंप सम में करनी पड़ेगी ताकि विशियस सर्कल ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी और लो इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर सके। क्योंकि जब देखो लंप सम इन्वेस्टमेंट होती है तो जिसकी वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज अवेलेबल होती है, तो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है वो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को टैप करने के लिए आगे आता है, क्योंकि एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो उसको अवेलेबल होती है तो वो उसको उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेना चाहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि सिस्टम के अंदर ग्रोथ अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो बिग पुश का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने लंप सम इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि जो इकोनॉमिक पैसिज्म है इसको हम ब्रेक कर सकें और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हम सफिशिएंटली मोटिवेट कर सकें कि वो इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सके। क्योंकि देखो जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो स्मॉलर डोजेज में नहीं हो सकती। जैसे हमने एक मशीन खरीदनी है, चाहे डिमांड 30 की है लेकिन मशीनरी अवेलेबल है 100 की, तो हमें 100 यूनिट्स वाली ही लेनी पड़ेगी। तो ये होता है इंडिविजिबिलिटी, जिसको हम पार्ट्स में नहीं ले सकते। तो ओइंग टू इंडिविजिबिलिटी हमें अगर हम कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती। Owing to indivisibility, recurring doses of small investment may not prove to be as useful as a single dose of investment. तो हमें एक ही बार में लंप सम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिससे हमें काफी प्रॉफिट मिलेगा। और देखो जो बिग पुश थ्योरी है दैट इज कंडीशन बाय इंडिविजुअलिटी, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं। देखो जब लंप सम में इन्वेस्टमेंट होती है तो एक्सटर्नल इकोनॉमी सारी इंडस्ट्रीज को, सारी फर्म्स को अवेलेबल होती है, ये एक स्पेसिफिक फर्म को अवेलेबल नहीं होती। एक्सटर्नल इकोनॉमीज मॉनेटरी इकोनॉमीज होती है, बचते होती है, जो सारी फर्म्स और इंडस्ट्रीज को अवेलेबल होती है। जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन इनहांस किया जाता है तो ये एक सिंगल फर्म या इंडस्ट्री को अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पे बिग पिच थ्योरी के अंदर 3 तरह की इंडिविजिबिलिटी को डिस्कस किया गया है। इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग, जिसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। देखो सोशल ओवरहेड का मतलब होता है कि हम रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है डेवलप करते हैं। क्योंकि जब भी एक इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है तो उसकी जो प्री कंडीशन होती है कि सोशल ओवरहेड जो है वो होना चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, ब्रिज होने चाहिए, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है इसको हम स्मॉल डोजेस के अंदर नहीं कर सकते। ये नहीं है कि कुछ सिटीज के अंदर हमने रेलवे डाल दी, कुछ के अंदर नहीं। तो हमें लंप सम जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती हैं वो इंडिविजुअलिटी जनरेट करती है, क्योंकि इनके अंदर जो gestation पीरियड होता है वो काफी लंबा होता है और हैवी मैकेनाइजेशन रिक्वायर्ड होती है और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपस में इंटर डिपेंडेंट होती हैं।
और उसी तरह हम देखते हैं कि जो लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो उनको जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होती है उसका 30 to 40% जो है वो सोशल ओवरहेड के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है तो जो सोशल ओवरहेड हमने जो गवर्नमेंट जनरेट करती है उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। सेकेंड, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उनका आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिमांड कॉजेज इंटरडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि देखो हर एक बंदे को दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर एक इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो दूसरे को उसे सेल करना है। तो जो इंडस्ट्रीज होती है आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंस होती है। जैसे मान लो क्लोज्ड इकोनॉमी है और वहां पे क्या है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, जैसे काम करने के लिए हमें 4 व्यक्ति चाहिए बट वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 6 लोग जो है दिखने में लगता है बट वो एक्चुअल में क्या है, बेरोजगार है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसका बाहर की इकोनॉमी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो शू फैक्ट्री है, तो शू फैक्ट्री है वहां पे 100 लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे क्या होता है कि 100 लोगों को वेजेस मिलती हैं, उनकी इनकम जनरेट होती है। अब देखो इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो शूज परचेज करेंगे, रेस्ट जो है, क्योंकि अब देखो सारा पैसा तो वो शूज पे नहीं लगाएंगे, उनको जीने के लिए कुछ और अदर चीजें भी चाहिए। तो बाकी जो चीजें हैं वो जो अदर नेसेसिटीज होती है, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ है, उनको परचेज करते हैं। अब देखो जो शू मेकिंग इंडस्ट्री है वो इन 100 लोगों की डिमांड के ऊपर ही 100 लोगों के ऊपर ही निर्भर नहीं करती, क्योंकि अगर वो निर्भर करेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब मान लो वहां पे 1000 अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको कहीं और इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो डेफिनेटली जो लोगों को रोजगार मिला है तो वो शू फैक्ट्री के शूज भी खरीदेंगे। जब इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक दूसरे की चीजों को डिमांड करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि इस तरह से जब हम साइमल्टेनियसली बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, तो उनको नेसेसरी डिमांड जो है मिल जाती है। उसी तरह हम देखते हैं इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमें छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं, हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्रिटिकल मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे होता है कि अगर हमारे पास सेविंग जो है मिनिमम इतनी होनी चाहिए तब हम इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लार्ज सेविंग जो है तभी पॉसिबल होती है जब हमारी इनकम का साइज बड़ा है। और यहाँ पे इस तरह से मतलब जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि जो विशियस सर्कल है उसको ब्रेक किया जा सके। तो वहां पे जो लो इनकम प्रोफाइल को हाई इनकम प्रोफाइल के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाए ताकि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है कर सकें।